हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा स्टडी डिटेल में। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यति। यति का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है कि यति का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका चरण, दूसरा आपका दिया हुआ गण, तीसरा आपको दिया हुआ विराम। तो यति का अर्थ होता है विराम, ठीक है। चौथा आपका प्रवाह है, तो हम लोग जानते हैं यति का अर्थ क्या होता है, विराम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होता है, ठीक है। बाकी का अर्थ भी हम लोग जान लेते हैं। चरण मतलब क्या होता है, चरण मतलब होता है पैर, कदम, पग, ठीक है। गण का मतलब होता है दल, समूह, जत्था। और प्रवाह मतलब होता है धारा, तेज बहाव, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। तो परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है, तो परीक्षा केंद्र में एक ये संप्रदान तत्पुरुष आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। क्यों, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष जिस समास में पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है। तत्पुरुष समास वो होता है जो पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच जो प्रश्न का लोप रहता है, प्रश्न के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। इसलिए परीक्षा के केंद्र में संप्रदान परीक्षा का केंद्र, इसलिए हम लोग परीक्षा में केंद्र में हम लोग क्या लिखते हैं, परीक्षा का केंद्र, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो निर्गुण का शब्द में ये एक यहाँ पे विसर्ग संधि आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। विसर्ग क्या होता है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है। विसर्ग क्या होता है, स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। निर्गुण का सही शब्द क्या हो जाएगा, गुण, ठीक है, ये होगा निर्गुण, इसलिए विसर्ग में आते हैं। और विसर्ग के बाद च या छ या श हो या श हो तो ये निश्चल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे विसर्ग के बाद श आए तो जो त्यो रहता है, इसके स्थान पे आगे का अक्षर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुवन क्या है, त्रिभुवन। नेक्स्ट आपका त्रिभुवन शब्द में क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। त्रिभुवन एक आपका द्विगु समास है, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन आपका, ये सी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संख्यावाचक, क्या होता है, प्रथम पद भी संख्यावाचक और अंतिम पद भी संख्यावाचक, ठीक है। तो इसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण होता है त्रिफला, त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह, पंचवटी, अठन्नी, है ना। और यहाँ पे हो गया कर्मधारय का अर्थ जान लेते हैं कि कर्मधारय का प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य संज्ञा होता है। कर्मधारय क्या होता है, हो गया कर्मधारय समास का उदाहरण जैसे कह सकते हैं हम लोग महाकवि, पति सागर, महावीर, नीलकमल, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दांत गिनना। ये आपको मुहावरा बताना है, दांत गिनना क्या होता है। तो दांत गिनने का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, उम्र का पता लगाना, ठीक है। तो दांत पीसने, दांत गिनना तो आप समझ गए, दांत पीसने का अर्थ क्या होता है, आप ये भी जान लीजिए, उसका होता है क्रोध प्रदर्शन करना होता है, ठीक है। उसी तरह से दांत का निरूपण होता है, तो उसका अर्थ होता है गिड़गिड़ाना। दांत से दांत बजाना का अर्थ भी होता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पड़ना, है ना। दांत पीस कर रहने का अर्थ होता है क्रोध पी कर रहना। इस टाइप के बहुत सारे दांत पे भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, फिर से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दांत गिनने का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। उसी तरह आता है दांत पीसना, मतलब कि क्रोध को प्रदर्शन करना। उसी तरह दांत निपोड़न आता है, इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना। उसी तरह से दांत से दांत बजाना एक होता है मुहावरा, तो उसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना। एक और आता है दांत पीस कर रह जाना, ये मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को पी कर रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश का सही अर्थ बताना है। जो ना जाना गया मतलब क्या, जो ना जाना गया मतलब क्या होता है, अज्ञात, ऑप्शन ए। यानी कि आपका यहाँ पे अनेक शब्द जो बहुत सारे उदाहरण होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अगर कोई गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी हो, ठीक है, जो गुरु के समीप जो रहने वाले विद्यार्थी उसे बोलते हैं हम लोग अंतेवासी, ठीक है। जीता ना जा सकता हो उसको हम लोग बोलते हैं अजय। जो बीत गया हो उसे बोलते हैं अतीत। जो दिखाई ना देता हो उसे बोलते हैं अगोचर। ये सारे वर्ड्स आते रहते हैं ये आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प
फूल शब्द का समानार्थी है। फूल शब्द का समानार्थी पूछ रहा है सर। तो फूल शब्द का समानार्थी क्या होता है? सुमन। ठीक है, तो इसमें फूल का जो अन्य प्रवाची जो आते हैं वो है पुष्प, सारंग, गुल, कुसुम, प्रसून। ठीक है, फूल का विलोम शब्द जो होता है इसका, ठीक, अगर विलोम पूछते तो क्या बोलेंगे? विलोम क्या हो जाएगा? कांटा। उसी तरह से धरणी का पर्यायवाची भी होता है। धरणी, यहाँ जो आपको दिया हुआ है धरणी, धरणी का भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसको बोलते हैं धरणी, मतलब क्या होता है? पृथ्वी, अचला, जमीन, रत्नगर्भा, क्षिति, भूमि, ये सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि हे राम, सॉरी गलत लिख गया, हे राम मेरी कक्षा, सॉरी, हे राम मेरी रक्षा करो। इस वाक्य का आपको कारक बताना है। तो कारक क्या होता है? इस वाक्य में जो संबोधन कारक होते हैं, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी संबोधित किया जाता है, क्या बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम में जिस रूप में संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है, उस संबोधन को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो जैसे क्या हो गया? हे अरे राम तुझे क्या हो गया, कह सकते हैं अरे राम तुझे क्या हो गया, है ना। तो इस अर्थ में हम लोग क्या होता है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबोधन करके पुकारे। ठीक है, हे राम मेरी रक्षा करो, अरे राम तुझे क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, तो कारक आपका ये संबोधन कारक हो गया। इस बात में आपको, तो हम लोग जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं? कारक कहते हैं संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में किसी को संबोधित किया जाता है उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, कारक करके पुकारते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 9, महादेवी वर्मा की कृति यानी यामा। यामा जो है वो क्या है? यामा देखिए एक क्या होता है ना कि यामा एक काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यामा एक काव्य संग्रह है और इसे देवी वर्मा ने 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किनको? महादेवी वर्मा को 1982 में दिया गया था, है ना। तो महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र लिखे, स्मृति की रेखाएं, अबला और सबला लिखे, छंदा आदि की रचना की। क्या क्या रचना की महादेवी वर्मा ने? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अबला और सबला, छंदा की आदि की रचनाएं की। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ और भी इसमें कुछ निर्जन, निहार, शिव, शांध्या गीत संग्रह, यामा के काव्य के संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, चांद का मुंह टेढ़ा है इस कवि की रचना है। ये कवि किस कवि की रचना पूछ रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा ये कवि जो है वो किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मुक्ति बोध। क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध। ठीक है, मुक्ति बोध का पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्ति बोध था। गजानन माधव मुक्ति बोध था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, तुम लोगों से दूर हूँ, डूबता चांद कब डूबेगा, मैं उनका ही होता। ये सारे वर्ड्स किसके हैं? मुक्ति बोध के। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, तुम लोगों से दूर हूँ, डूबते चांद का डूबेगा, है ना, चांद का मुंह टेढ़ा, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये सारे वर्ड्स अंधेरे में, ये सारे मुक्ति बोध के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है खाद। खाद जो है उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपमा का पर्यायवाची शब्द है तस्वीर, समता, सादृश्यता, जोड़, साम्य, ये सारे वर्ड्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? फिर से सुनिएगा, तस्वीर, समता, सादृश्यता, जोड़, साम्य, ये सारे वर्ड्स आते हैं उपमा के। ठीक है, और यहाँ पे और भी है। खाद्य के क्या प्रयोग होते हैं? खाद्य के होते हैं भक्ष्य, आहार्य, खुराक, भोजन, भोज्य सामग्री, आहार, इतने सब जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रलय का विलोम शब्द बताना है। तो प्रलय का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय मतलब क्या होता है? सृष्टि। प्रलय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सृष्टि, है ना। कुछ अन्य विलोम भी देख लेते हैं यहाँ पे। विलोम शब्द प्रलाप, जैसे हम लोग प्रलाप बोलते हैं। प्रलाप का मतलब क्या होता है? रोना, और उसका विलोम शब्द क्या होगा? हंसी। प्रवास, आवास, अप्रवास, प्रमुख, सामान्य, ये सब कह सकते हैं। प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रगति, अवनति, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लेते क्वेश्चन, जहरीला शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय तो आप लोग सभी जानते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर
अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ को परिवर्तन करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो जहरीले शब्दों में जो प्रत्यय है, रीला, जहरीला, ई ला, ये वर्ड जो लगा हुआ है प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है, जो क्या क्या है, क्या कह सकते हैं इसमें, प्रत्यय वे शब्द जो जुड़कर अंत में जुड़ते हैं, वाक्य के अंत जो जुड़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो जहरीला में ईला आ गया यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ईला प्रत्यय बनने से शब्द क्या हो जाएगा, जहरीला, बर्फीला, कटीला, चमकीला, रशीला, भड़कीला इत्यादि, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 में क्या बोल रहा है, त्रिपुरारी, क्या है, त्रिपुरारी का जो सही संदेश विच्छेद होता है वो क्या होता है, त्रिपुरारी। तो त्रिपुर प्लस आरी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं अरी, है ना, त्रिपुर प्लस अरी, यानी त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है, क्या है, दीर्घ संधि है, ई पुर और री, ई की दीर्घ संधि हो गई। तो स्वर के साथ जो स्वर का मेल हो उसे विकार हो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, सभी जानते हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि, ध्वनि संधि, वृद्धि संधि, यंश संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ संधि में आएगा अ प्लस अ से बन गया क्या, आ, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से त्रिपुरारी में अ और अ जुड़ने से क्या बन गया, आ। तो फिर से हम लोग जानेंगे संधि कितने होते हैं, संधि होते हैं आपके 5, कौन कौन, पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, यंश संधि, अयादि संधि। फिर से सुनेंगे, पहले 5 होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंश संधि और अयादि संधि, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जितेंद्रिया का सही से विच्छेद बताना है। तो जितेंद्रिया, तो जितेंद्रिया कैसे लिखते हैं हम लोग, जित प्लस इंद्रिया, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जित प्लस इंद्रिया। तो जितेंद्रिया में क्या है, गुण संधि है, गुण संधि हो गया। तो जितेंद्रिय का अर्थ क्या होता है, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम लोग बोलते हैं जितेंद्रिया। जितेंद्रियों में बहुव्रीहि समास है, क्या समास है, गुण संधि है लेकिन ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 16